जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BHIC 110 और 134 यानी कि BHIC 110 और 134 दोनों के लिए ये सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा। ऐसा मैंने इसलिए क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट जो है BHIC 110 और 134 का सिलेबस लगभग सेम है और लगभग टॉपिक सेम है। और सिर्फ सिलेबस सेम ही नहीं, आप सबों को पता होगा कि इतिहास जो है ना बदलता नहीं है। अगर मान के चलो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 में ही अगर BHIC 110 बोल रहा वही तो 134 भी वही बोलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा, नहीं सब्जेक्ट कोड अलग है तो अलग होगा, ये होगा। देश की आज़ादी 1947 में हुई थी, 110 वाला बोलेगा नहीं हुई थी, उसका लिए अलग होगा, और 134 में अलग हुआ। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इतिहास सेम है, बस सिलेबस सेम है और सब्जेक्ट कोड सिर्फ सब्जेक्ट कोड अलग है, बाकी सब कुछ एक है, ठीक है। तो आप दोनों के लिए सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं आज के सेशन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेगा उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन रहे, भारतीय समाज में उपयोगितावादियों के किस प्रकार हस्तक्षेप में किया, टिप्पणी कीजिए। और इससे पहले भी बहुत सारी सेशन अपलोड हो चुकी है लगभग 30 सेशन के आसपास, 30 वीडियो के आसपास जो है 110 और 134 के अपलोड है सॉरी। और दोनों के प्लेलिस्ट बना दिया गया है 110 और 134 के नाम से। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं, भारतीय समाज में उपयोगितावादियों ने किस प्रकार हस्तक्षेप किया, टिप्पणी कीजिए। कहा जाता है उपयोगितावादी जो है ना एक प्रकार की परंपरा है, हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे, ठीक है। एक परंपरा जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में उपजी। ये जो उपयोगितावादी जो है 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इसकी शुरुआत हुई, उपज हुई, स्थापना हुई सॉरी। और अंग्रेजी दार्शनिक और अर्थशास्त्री जेरेमी बेंथम, ये जो है जो अंग्रेजी दार्शनिक थे और इकोनॉमिक जो है अर्थशास्त्री थे, कौन, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट, ये दोनों ने एक सिद्धांत दिया था, उपयोगितावादी का एक सिद्धांत दिया था, जिसमें कहा था कि कोई भी कार्य तभी सही होता है जब वह अधिनियम से परिभाषित सही सभी लोगों को खुशी को बढ़ावा देता है। यानी कि ये सिद्धांत के माध्यम से वो ये दर्शाने की प्रयास करते थे, कौन, ये आपका जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट, ये दोनों इस सिद्धांत के माध्यम से ये बताने की प्रयास करते थे कि इसकी जो है कार्य जो है, इसकी सिद्धांत का कार्य तभी सफल हो सकता है, तभी सेटिस्फैक्शन मिल सकता है जब सभी लोग इस अधिवेशन से जो प्रभावित जो है ना सभी लोग उससे खुशी को बढ़ावा मिल सके उससे। तो वे ओके, ये सिद्धांत अहंकार के विरोध में है। ये जो है उपयोगितावादी जो है ये अहंकार के जो है इसका विरोध है, यानी कि इसमें जो है ना आपका खुशी का प्रतीक है, आपके सलाहकार के रूप में प्रतीक है, यानी कि अहंकार का जो विरोध करता है इसका अपोजिट है। उसका कहता है इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि एक व्यक्ति को अपने स्वार्थ का पीछा करना चाहिए, अपने स्वार्थ का पीछा करना चाहिए, यहाँ तक कि दूसरे की कीमत पर सही, साथ ही किसी भी नैतिक सिद्धांत को परिणामों से स्वतंत्र कुछ कृतियों को मानता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है उपयोगितावादी के अनुसार सही काम बुरे मकसद से किया जा सकता है। सही काम जो है हम लोग बुरे मकसद से भी कर सकते हैं, ठीक है। और सिद्धांत मानता है कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक है और सुख प्राप्त करने और दर से बचने की इच्छा से प्रेरित है, ठीक है। सामाजिक जो है ना ये सुख से प्राप्त करने के लिए और दर से बचने के लिए कोई भी नहीं चाहेगा कि हम दर से प्रेरित हो, ठीक है। सब जो है ना दर्द से दूर भागने की कोशिश करेगा। और कहते हैं व्यक्ति की खुशी के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध शामिल होते हैं। व्यक्तियों की खुशी के साथ अन्य व्यक्तियों के साथ जो संबंध स्थापित होते हैं, जैसे मान के चलो कोई जो रिलेशनशिप में है वो अपनी खुशी के लिए रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। तो ये बातें कही गई है। जो कानून द्वारा पुरुषों के पारस्परिक संबंधों के राज्य विनिमय की आवश्यकता होती है, इसलिए उपयोगितावादी सिद्धांत व्यवहारिक नैतिकता और व्यवहारिक राजनीति से निकटता संबंधित है। ये उपयोगितावादी जो है ना आपका व्यवहारवादी हो, सिद्धांत हो, या आपका नैतिकता हो या व्यवहारिक हो, इसके माध्यम से इसका जो एक साथ संबंध बनाता है, रिलेटिव रहता है, रिलेशंस में रहता है। राज्य के कानून का उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में खुशी को बढ़ाना देना होता है। राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश देखें, खुशी दे सकें, क्लियर। उसके बाद कहा जाता है और सुरक्षित करना उसका मकसद है। राज्य का क्या क्या मकसद है, एक तो लोगों को खुशी देना और इसके साथ साथ उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। और उपयोगितावादी नैतिक सिद्धांतों में से एक है।
उपयोगितावादी जो है एक नैतिक सिद्धांतों में से एक माना जाता है और जो किसी भी स्थिति की अच्छाई को संबोधित करता है, जो किसी भी सिचुएशन को, स्थिति को, परिस्थिति को ये अच्छाई के रूप में इसको जो है ना संबोधित करता है। और विचारों के इतिहास में उपयोगितावादी के संबंधित सबसे प्रतिष्ठित प्रस्तावक और रक्षक महान अंग्रेजी विचारक जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल रहे थे। इसके जो है सबसे महान रक्षक, महान व्यक्तियों में से, प्रस्तावक में से कौन थे? जेरेमी बेंथम और स्टुअर्ट मिल थे। क्लियर। उसके बाद का जो उपयोगितावादी व्यवहारिक प्रश्न का उत्तर प्रदान करने का प्रयास करता है और एक व्यक्ति का क्या करना चाहिए? अधिनियम का सर्वोत्तम संभव परिणाम देना चाहिए। क्लियर। उसके बाद आगे हम लोग देखें पिछली दो शताब्दियों से बौद्धिक जीवन में इसका व्यापक प्रभाव रहा है। कानून, राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसका महत्व विशेष रूप में उल्लेखनीय है। ये उपयोगितावादियों का जो है ना, इसमें इसका जो नियम है, इसका प्रकोप जो है ना, ज़्यादातर किस में मिला है देखने को? कानून में हुआ है और पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में मिला है, इकोनॉमिक्स में मिला है। इसके संदर्भ में, इसके क्षेत्र में जो है इसके काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय देखने को मिला है। ठीक है। उसके बाद कहा जाता है सजा औचित्य का उपयोगितावादी सिद्धांत प्रतिशोधी सिद्धांत का विरोध करता है। यानी जो सजा औचित्य का उपयोग जो है ना, वो प्रतिशोधी जो होता है उसके सिद्धांत का विरोध करता है। नहीं, प्रतिशोधी जो भी जहाँ भी देखेगा वो उसका विरोध करेगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा। और जिसमें कहा गया है कि सजा का उद्देश्य अपराधी को उसके अपराध के लिए भुगतान करना है। अगर जो अपराध है उसको सजा मिलनी चाहिए और उसको वो भुगतना ही पड़ेगा, उसको कोई मतलब सुनवाई नहीं किया जाएगा। ठीक है। और उपयोगितावादी के अनुसार सजा का औचित्य या तो अपराधी को सुधार कर और उसे समाज की रक्षा करके और अपराध को रोकना है। यानी जो अपराध करेंगे उसको सजा दें या तो उसको इस तरह से बदलना पड़ेगा जो कि समाज के लिए एक अच्छा रक्षा के रूप में काम करे, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में जीवन यापन करे। ठीक है। और साथ ही सजा के डर से दूसरों को अपराध से रोकना है। और इस तरह से मतलब मान के एक होता है ना, अभी कभी कभी अगर मान के चलते हो, कभी कभी जो है ना यौन संबंध हो जाता है, मतलब रेप जो हो जाता है, तो आपको भी मन में गुस्सा आता है इसको बीच चौराहे पे मार देना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो कोई दूसरा जो है वो डर के मारे ऐसा गलती ना करे। तो यही बातें इसमें कही गई है, जो अपराध करेगा उसको सजा देनी चाहिए, ताकि सजा के डर के मारे जो है ना कोई और वो अपराध ना करे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। और अगला पॉइंट देखा जाए तो कहा जाता है यह एक राजनीतिक दर्शन है। उपयोगितावादी जो है एक राजनीतिक दार्शनिक है, यानी कि पॉलिटिक्स फिलोसफी है। और जो सरकारी अधिकार और व्यक्तित्व अधिकारों की पवित्रता को उनकी उपयोगिता पर आधारित करता है और प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक अनुबंध सिद्धांतों का विकल्प प्रदान करता है। यानी प्राकृतिक कानून हो गया, प्राकृतिक अधिकार हो गया और सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को जो नहीं इसका ऑप्शन दिया जाता है, वो विकल्प दिया जाता है। और इसका नतीजन जो है ये सवाल किस तरह की सरकार की सबसे अच्छी है सवाल बन जाता है कि किस तरह की सरकार सर्वोत्तम परिणाम है। इससे एक सवाल उठने लगता है कि सरकार किस तरह से, कौन अच्छे हैं, कौन सर्वोत्तम, इसका परिणाम क्या है, इसके बारे में सवाल उठने लगते हैं। उसके अगला पॉइंट कहा जाता है जनहित के साथ सरकारी हितों को संरक्षित करने के साधन के रूप में उपयोगितावादियों ने आमतौर पर लोकतंत्र का समर्थन किया है। यानी उपयोगितावादियों ने किस पर ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन किया था? लोकतंत्र का समर्थन। लोकतंत्र बोले तो जिसमें एकता हो, सब मतलब हम जनता लोकतंत्र के रूप में, अपना देश जो है ना लोकतांत्रिक है, तो वे समर्थन किया। उन्होंने दूसरों के लिए समान स्वतंत्रता के साथ संगत सबसे बड़ी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए तर्क दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भलाई का सबसे अच्छा न्यायाधीश है। और उन्होंने प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन का संभावना और वांछनीय में विश्वास किया है। उसके बाद कहते हैं दूसरी ओर उपयोगितावादी तर्क विभिन्न तथ्यात्मक मान्यताओं के आधार पर विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। यानी कि दूसरी ओर ये देखा जाए कि उपयोगितावादी जो है उसके तर्क, उसके जो है विचार जो हैं, उसके विमर्श जो हैं, वो विभिन्न तथ्य के अनुसार वो मान्यता प्राप्त करने के साथ साथ अनेक कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं, इसका निष्कर्ष में, इसका परिणाम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ठीक है। और यदि पूछताछकर्ता का मानना है कि मनुष्य के अनिवार्य रूप से स्वार्थी हितों के जांच के लिए एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है और कोई भी परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है, उपयोगितावादी तर्क के रूढ़िवादी और सत्तावादी स्थिति में ले जा सकता है। और अगला पॉइंट में कहा जाता है प्रारंभिक उपयोगितावादी के व्यापार और उद्योग में सरकार के हस्तक्षेप का विरोध किया और ये मानते हुए कि अर्थव्यवस्था अकेले छोड़ जाने पर सबसे अच्छे के लिए स्वविनियम करेगी। दूसरी ओर बाद में उपयोगितावादी निजी उद्यम की सामाजिक दक्षता के विश्वास खो चुके होंगे और सरकारी व्यक्ति शक्ति और प्रशासन का कोई दुरुपयोग ठीक करने का देखने को लिए तैयार थे। और लास्ट पॉइंट कहा जाता है लंबे समय में 19वीं शताब्दी का उपयोगितावादी सामाजिक संस्थाओं के साथ सुधार के लिए एक उल्लेखनीय रूप से सफल आंदोलन था। यह जो उल्लेखनीय रूप से एक सफल आंदोलन था और उनकी अधिकांश सिफारिशों को तब लागू किया गया जब उपयोगितावादी तर्क अब अक्सर संस्थागत या नीतिगत परिवर्तनों के
तर्क के लिए उपयोगी किए गए थे। ठीक है, तो ये है उपयोगितावादियों के बारे में कि क्या क्या सामाजिक उपयोगिता थे। ठीक है, और इस तरह से ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुई। और जैसे कि अगला क्वेश्चन देखा जाए तो आप सबको मैं दिखा दूं। कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसे आप देख सकते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। देखिए मैंने क्या किया है, रैयतवाड़ी, एकता व्यवस्था, ये सब के बारे में मैंने संपूर्ण तरीके से एक पर्सनली एक वीडियोज बनाया जो बहुत अच्छी तरीके से मैंने हैंडराइटिंग नोट्स में बनाया था। वो बहुत ही सरल भाषा में बनाया है, तो वो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बार बार एक ही चीज़ को मैं रिपीट करूँ, इससे अच्छा कि मैं कुछ नया ला दूँ, तो आप सबों के लिए ही बेनिफिट्स होने वाली है। ठीक है, तो एक ही चीज़ को बार बार दोहराना उतना उचित नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी जो प्ले लिस्ट में जाके सारे के सारे क्लासेस कर लीजिए। ओके, और जो मेरे नज़र से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगता है मैं उसको जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको डायरेक्टली उससे बेनिफिट्स हो। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप सभी को समझ आया होगा। और अगर इस क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए तो आप आसानी तरीके से आप लिख सकते हो। और एक नम्र निवेदन है आप सबों से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद,